सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर के राय में। आज का टॉपिक है मानव शरीर का अध्ययन। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का सम्मिलित किया गया है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य में कुल कितना हड्डियाँ होती है? ऑप्शन ए 212, बी 206, सी 202, डी 200। मनुष्य में कुल कितना हड्डियाँ होती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मनुष्य में 206 हड्डियाँ होता है। मनुष्य में 206 हड्डियाँ होता है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशु के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 200, बी 206, सी 300, डी 350। तो सही उत्तर है सी, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होता है और वयस्क में 206। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 8, 30, 10, 12। तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों कितने जोड़े में होते हैं? 10 जोड़े, 12 जोड़ा, 14 जोड़ा, 11 जोड़ा। मनुष्य के शरीर में पसलियों कितना जोड़े में होते हैं? तो 12 जोड़ी पसलियों की संख्या होती है मनुष्य के शरीर में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि इनमें से कौन सा है? शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि इसमें से कौन है? जांघ की हड्डी, बी जबड़े की हड्डी, सी भुजा, डी गर्दन की हड्डी। तो सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाता है? तो सबसे मजबूत हड्डी जबड़े का हड्डी। जबड़े का हड्डी सबसे मजबूत माना गया है। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी, ए नाखून का, बी जबड़े का, सी स्टैपिज, डी कान। मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी स्टैपिज, जो कान में रहता है। कान में एक स्टैपिज नामक हड्डी है जो सबसे छोटा है। मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी, स्टैपिज, फिबुला, टिबिया, फीमर। सबसे लंबी हड्डी फीमर, जो जांघ में होता है, फीमर। कौन सा मानव पैर की हड्डी नहीं है? टिबिया, ह्यूमरस, फीमर, फिबुला। तो इनमें से टांग का हड्डी नहीं है, वो चुनना है। तो ह्यूमरस ये टांग की हड्डी नहीं है, बाकी तीनों टांग से संबंधित है। बाकी तीनों टांग की हड्डियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ए जांघ में, बी पिंडली में, सी ऊपरी भुजा में, डी अग्र भुजा में। तो ह्यूमरस ऊपरी भुजा में पाया जाता है। हाथों की हड्डियों में ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसा होता है? मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी किस तरह की बनावट है? ऑप्शन ए खोखला होता है, ऑप्शन बी संरंधी होता है, सी ठोस होता है, डी कीलक होता है। तो पैर की हड्डी संरंधी होता है, रंध्र टाइप का होता है मनुष्य का पैर की हड्डी। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? ए खोपड़ी में, बी टांग में, सी भुजा में, डी मुंह में। तो टिबिया नामक हड्डी टांग में पाया जाता है। टांग में टिबिया नामक हड्डी पाया जाता है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मेरुदंड, बी जांघ का, सी रिब कैज, डी भुजा। तो सबसे लंबी हड्डी जांघ का, जिसका नाम फीमर है, सबसे लंबी हड्डी जांघ का होता है। दांतों तथा
हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व पोटेशियम और कैल्शियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम, कैल्शियम व फास्फेट, डी फास्फोरस व सल्फर। दांतों तथा हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटी जरूर दबा लें। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाता है? वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमज़ोर हो जाती है? आयोडीन की कमी से, बी लोहे की कमी से, सी कैल्शियम की कमी से, डी कोबाल्ट की कमी से। हड्डी कमज़ोर होने का कारण है एकमात्र कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से हड्डी कमज़ोर हो जाती है। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड, फेरिक नाइट्रेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। अस्थि में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। अस्थि में सर्वाधिक रूप में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। अस्थि एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। ए लिगामेंट, बी टेंडन, सी उपस्थि, एक नई छोटी पेशी। एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अस्थि एवं पेशियों को जोड़ने वाले को टेंडन कहते हैं। टेंडन के द्वारा अस्थि एवं पेशियों को जोड़ा जाता है और अस्थि को जोड़ने वाले हड्डी को लिगामेंट, अस्थि से जोड़ने वाले हड्डी को लिगामेंट कहते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने बार 2 दांत विकसित होते हैं? मतलब एक बार दूध का दांत टूटता है, उसके बाद दोबारा होता है, तो कितना दांत टूटता है? तो 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार जन्म लेता है, 2 बार उगता है। मनुष्य के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मनुष्य के अधिकांश भाग पाचन का छोटी आंत में संपन्न होता है। छोटी आंत में अधिकांश भाग पाचन होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? मलाशय, अमाशय, मुख, पक्वाशय। तो ये तो सारे लोग जानते होंगे। मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होता है। मुख से ही मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ होता है। मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 16 फीट, 18 फीट, 22 फीट, 32 फीट। पाचन नली की लंबाई लगभग 32 फीट। 32 फीट पाचन नली का होता है, 32 फीट। स्पीडी में आपको 30 फीट भी मिलेगा, इसे घबराइएगा मत। 30-32 के आसपास ही एक ऑप्शन दिया जाएगा। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में स्टार्च का पाचन किसके द्वारा होता है? एमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन, लाइपेज। स्टार्च शर्करा का पाचन टाइलिन के द्वारा होता है। टाइलिन के द्वारा होता है। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। यकृत, पित्ताशय, कॉर्निया, आंत। पाचन क्रिया में इनमें से कौन सा भाग नहीं लेता है? तो कॉर्निया आँख में होता है। कॉर्निया का काम है आँख में देखने से संबंधित यह भाग। तो पाचन तंत्र का हिस्सा कॉर्निया नहीं है। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होता है, क्यों? ये शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। बी, ये तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ये शरीर की रचनात्मक भाग है। ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। एंजाइम आवश्यक है क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। शरीर के अंदर जो रासायनिक क्रिया होता है उसके लिए ये जरूरी है एंजाइम बनना। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, इरेप्सिन। हम जो दूध खाते हैं उसे पचाने के लिए कौन सा एंजाइम हमारे मानव शरीर में ज़रूरी है? तो रेनिन नामक एंजाइम हमारे शरीर में बहुत ही ज़रूरी है यदि दूध खाते हैं तो उसे पचाने के लिए। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं?
ए बड़ी आंत, बी मुंह से, सी छोटी आंत, डी पेट। छोटी आंत। अधिकतम पोषक तत्व हमारे छोटी आंत से ग्रहण किया जाता है। अधिकतम पोषण तत्व छोटी आंत से लिया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रेनिन, टाइलिन, टेनिन, रेजिन। तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल पर बने रहें। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा, पानी, एंजाइम, खनिज। तो भोजन पचाने के लिए खास चाहिए एंजाइम। यदि एंजाइम हमें नहीं मिलेगा तो हम भोजन पचा नहीं पाएंगे। लार किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर, वसा। लार स्टार्च के पाचन में बहुत ही आवश्यक है। यदि स्टार्च को पचाना है तो लार जरूरी है। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो एक्स क्या है? अम्ल एक्स, उसका नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। तो इसका सीधा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आमाशय से निकलने वाले एंजाइम कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सही उत्तर है। तो आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? यकृत, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो छोटी आंत के द्वारा सर्वाधिक होता है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण छोटी आंत द्वारा होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? छोटी आंत, मुख गुहा, ग्रास नली, उदर। प्रोटीन का पाचन बोला गया है तो प्रोटीन का पाचन हमारे उदर से होता है, पेट से स्टार्ट होता है। प्रोटीन का पाचन राइबोसोम जो करता है तो पेट के द्वारा ही होता है, पेट से स्टार्ट होता है। आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेता है, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों को अप्रभावित रहता है। क्यों? आमाशय की दीवार श्लेष्मा से सुरक्षित रहता है, कठोर सुरक्षा बना रखता है या स्टील की बनी होती है? इनमें से कोई नहीं। आमाशय द्वारा रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है। क्यों? तो आमाशय की दीवार श्लेष्मा द्वारा सुरक्षित रहता है। आमाशय की द्वार श्लेष्मा द्वारा सुरक्षित रहता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैला पदार्थ को कौन सा अंग चूस लेता है? पचे हुए भोजन में मौजूदा विषैला पदार्थ कौन सा अंग चूस लेता है? आमाशय, अग्न्याशय, वृक्क, यकृत। तो यकृत विषैला पदार्थ को निकाल के बाहर कर लेता है और बाहरी यंत्र द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पचे हुए भोजन में मौजूदा विषैला पदार्थ, कुछ विषैला पदार्थ खाद्य पदार्थ में जो रहता है उसे यकृत अपना विश्लेषण करके अलग कर लेता है। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है, एक हार्मोन है, एक विटामिन, एक खनिज है। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन किसको किस में बदलता है? ए स्टार्च को शर्करा में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन के अमीनो अम्ल में, वसा को वसा अम्ल में। तो पेप्सिन का काम क्या है? आसानी से बताएं। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देना। तो पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देना। वीडियो के अंत तक बने रहें और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदलते हैं? ए वसा में, बी ग्लूकोज में, सी अमीनो अम्ल में, डी शर्करा में। प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। वह कौन अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करता है या जमा करता है?
वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ए आंत, बी अमाशय, सी अग्न्याशय, डी यकृत। तो सही उत्तर है यकृत। यकृत ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में रेलवे में पूछा गया है। ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत, अमाशय, अग्न्याशय, डी ग्रहणी। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त यकृत द्वारा पैदा होता है। पित्त का निर्माण यकृत के द्वारा होता है। पित्त जमा कहाँ होता है? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। पित्त जमा कहाँ होता है? बनता कहाँ है? यकृत में। और जमा कहाँ होता है? ऑप्शन ए पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में, डी प्लीहा में। तो पित्त जमा होता है पित्ताशय में और निर्माण होता है यकृत में। ध्यान दीजिए टॉपिक पर। पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करना, वसा अम्ल व ग्लिसरॉल को वसा में परिवर्तित करना, वसा का पायसीकरण और ये सभी। पित्त का प्रमुख कार्य है वसा का पायसीकरण। वसा का पायसीकरण पित्त का मुख्य कारण है। तो पायसीकरण के बारे में आप अलग से जान लीजिए। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? लेडस्टीनर, कॉर्नबर्ग, ब्राउन, विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। पेसमेकर का संबंध किससे है? गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा, हृदय। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। हृदय से संबंध है पेसमेकर का। पेसमेकर का संबंध किससे है? मूत्र बनने के नियमन से, पाचन क्रिया का नियमन से, दिल की धड़कन प्रारंभ करना, श्वास क्रिया प्रारंभ करना। तो पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। यदि किसी व्यक्ति को दिल धड़कन बंद होने वाला है या धड़कना कम हो जाता है तो उसे पेसमेकर पर रखा जाता है। गति प्रेषक किससे संबंधित है? गुर्दा, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ा। गति प्रेषक फिल्मों में आप लोग देखे होंगे कि मरीज के ऊपर 2 आयरन की तरह चिपकाता है सीने पर, तो उसी को गति प्रेषक कहते हैं। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो हृदय से। धड़कन बढ़ाने के लिए, धड़कन यदि रुक गया है तो उसे करंट की झटका तो नहीं है, मतलब झटका देकर हृदय की धड़कनों को बढ़ाया जाता है। निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव कहते हैं? किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव कहते हैं? दिल, शिरा, धमनी, कोशिका। तो किन भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव कहते हैं? तो शुद्ध रक्त किस में पाया जाता है? धमनी पे। तो जिंदा ही रक्त को ना हम दाबेंगे रक्त तो कोई इसी तरह से प्रभाव पड़ेगा। और शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है, जो तो अपने खुद किडनी में जाके वो रिफ्रेश होकर फिर धमनी द्वारा पूरा शरीर में जाता है। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, या पहले जैसा ही रहता है? सोते समय रक्त दाब घट जाता है। सोते समय रक्त दाब घट जाता है। रुधिर दाबक मापक यंत्र क्या है? रुधिर दबाव मापक यंत्र ईसीजी, स्टेथोस्कोप, सिफगनोमेनोमीटर, आर्मबैंड। रुधिर दबाव मापक यंत्र सिफगनोमेनोमीटर। सिफगनोमेनोमीटर से रुधिर दबाव मापा जाता है। जराविक सेवन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पैर, पेसमेकर, कृत्रिम हृदय, कृत्रिम आँख। जराविक सेवक एक कृत्रिम हृदय है। जराविक सेवन कृत्रिम हृदय है। लबडब लबडब आवाज़ निम्न में से किस अंग से संबंधित है?
लबडब लबडब आवाज कौन सी अंग से आता है? यकृत, वृक्क, हृदय, फेफड़ा। तो हृदय से, यह ध्वनि हृदय से आता है, हृदय से ये ध्वनि आता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय औसतन लगता है? मनुष्य के शरीर को हृदय एक बार धड़कने में कितना औसतन समय लगता है? तो 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। तो औसतन 0.8 सेकेंड एक बार धड़कने में लगता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लें।